हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नया आर्टिकल लेके, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो टॉपिक का नाम डालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। लगभग हम सभी ने एक स्टोरी सुन रखी है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, न्यूटन और एप्पल की, है ना। न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा रहता है और एप्पल नीचे गिरता है, जिससे न्यूटन शॉक हो जाता है कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या फिर साइड में क्यों नहीं चला गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए न्यूटन काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अर्थ के पास एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो उस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कोई और फोर्स नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज हो गए जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट और उसके बाद मासिव, है ना। तो आइए इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कोई चीज टेबल पे अगर रखा है और उसे मूव करवाना हो, किसी तरफ शिफ्ट करना हो, तो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे वो शिफ्ट होगा क्या? नहीं शिफ्ट होगा। तो जब आप उसको उस पर फोर्स लगाते हो तो उसको टच करते हो, है ना, मतलब उसके कांटेक्ट में आते हो, तभी तो वो मूव करता है, तभी उस पर फोर्स लगता है ना। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट है। यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट को जो एप्पल यहाँ पर पुल हो रहा है, पुल मतलब खींच रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ उसको किसी चीज से पकड़ के नहीं खींचती है, मतलब देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन अर्थ एंड एप्पल। ओके, इसीलिए इसको एक नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। और मासिव का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास हो, जो मास रखते हो, उन्हीं के बीच में ये फोर्स एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, जो मासलेस होते हैं, जिनका मास नहीं होता है, तो उन पे ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन मासिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट है और मासिव ऑब्जेक्ट्स पे ही लगता है। ओके, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ नॉन कॉन्टैक्ट एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द मेन आर्टिकल, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये सारी चीजों को डिफाइन करने के बाद किसी भी चीज पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और किस तरह से लगेगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया। उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, आइए समझते हैं कि ये लॉ क्या बोलता है। ठीक है, ये लॉ बोलता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, और वो इस तरह से लगता है। इट स्टेट्स दैट ऑल द मासिव ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ डेफिनिट फोर्स। ओके, कुछ डेफिनिट फोर्स के साथ, एंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनका जो मास है ना, उस मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। इसका मतलब ये, अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उनका मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, और मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ओके, आगे बोलते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दोनों के बीच में कुछ डेफिनेट फोर्स से ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो जो डिस्टेंस है ये बीच में, इस डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा? घटेगा, और अगर घटा रहे हैं तो फोर्स बढ़ेगा। ओके, वही ये यहाँ पर बोल रहे हैं। इट स्टेट्स दैट ऑल द मासिव ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ डेफिनिट फोर्स। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप ये चीज डिफाइन कर सकते हैं। और इसी चीज को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, F
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का निशान लगाया है मैंने, सिंबल है यूज किया है m1 इंटू m2, और ये 1/d² लिखा है क्या, इसको m1 इंटू m2, ये दो मासेस है जिनको हमने m1 और m2 बोल दिया है, ठीक है, और अपॉन d² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसको जब हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करना मतलब इक्वल का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है g, ओके। ये कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वेयर g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। और g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक्चुअली जी की एसआई यूनिट लिखी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। तो आप इस तरह से ये चीजों को समझ सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, लर्न करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, ताकि आप इसको एग्जाम में कर सकें, ओके। तो हम मूव करते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा एस्केप वेलोसिटी, ओके। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हर किसी की एक कैपेसिटी होती है कि कोई 5 किलो उठा सकता है, कोई 10 किलो उठा सकता है ना, इसी तरह से हमारे अर्थ की एक कैपेसिटी है कि इतनी दूर तक ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ओके। जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है, ठीक है, जिस एरिया में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता है ना। तो हम अक्सर इस चीज को अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वो वापस अर्थ पे ही चले आता है ना। तो जैसे आपने किसी बॉल को फेंका तो वो थोड़ी देर में 10 सेकंड 15 सेकंड में नीचे चले आएगा, क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर लग रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी तरफ पुल कर रही है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि अगर किसी चीज को फेंका जाए और वो वापस ही ना आए, और ऐसा होता भी है ना। हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, लॉन्च करते हैं ना, सैटेलाइट्स वापस आते हैं क्या? नहीं आते हैं, है ना। तो जैसे जैसे कोई भी चीज अर्थ से दूर जाती है, उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है ना। तो एक एरिया है जिस एरिया में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और उस पूरे एरिया को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तब तक ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, है ना। तो एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाए, ठीक है, ओवरकम कर जाए, मतलब बाहर चले जाए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन सो दैट इट लीव्स अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकें और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, मतलब वापस ना आए, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, ओके। और उसको लिखा जाता है मैथमेटिकली VE, ओके, बेस में E लिखते हैं इसके, V फॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, √2gm/r, ओके। यहाँ पर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M है जो अर्थ का मास है, और R जो है वो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, ओके। और ये चीज अर्थ के लिए है, फॉर अर्थ VE इक्वल्स टू 11.2 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का SI यूनिट होता है, ओके। तो VE इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज 11.2 मीटर पर सेकेंड, ओके। अगर इतनी वेलोसिटी से किसी भी चीज को आप फेंकते हो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और वापस नहीं आएगा। यही सेम चीज हम अप्लाई करते हैं रॉकेट्स के लिए, जो भी जब हम लॉन्चर्स यूज करते हैं सैटेलाइट्स को भेजने के लिए। जैसे आपने देखा होगा इंडिया ने एक चंद्रयान भेजा, मार्स पे मंगलयान भेजा, है ना। तो ये सारी चीजों में यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाजिर होते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।